मित्रों, 11 क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी विषय को पढ़ रहे हैं। इंडियन पॉलिटी में हम मूल अधिकारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मूल अधिकारों में हमने पढ़ा कि जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय संविधान के भाग 3 में 7 प्रकार के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक मूल अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा के अनुच्छेद 300 क में उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। हमने मूल अधिकारों को जाना कि मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों के मूलभूत विकास के लिए आवश्यक होते हैं। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को दिए गए हैं। 6 प्रकार के मूल अधिकार, जिसमें आज हम 6वां मूल अधिकार पढ़ेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसमें अनुच्छेद 32 है। अब ये उपचार किस चीज़ का होता है? जब कोई रोग हो जाता है, कोई बात हो जाती है तो उसका उपचार किया जाता है। सामान्य स्थिति में उपचार की बात नहीं आती है, तो ये हमारा अनुच्छेद 32 है। उपचार की जब बात हम करते हैं तो इसका मतलब यहाँ संवैधानिक बात ये है, चूँकि यह विषय हमारा राजनीतिक विषय है, राजनीति शास्त्र है, भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं, तो इसमें उपचार से यह मतलब हुआ कि जब हमारे मूल अधिकारों के प्रति या तो उसका हनन किया जाएगा या उसको प्रतिबंधित किया जाएगा वहाँ के सरकार के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, तो हम सीधे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में जा सकते हैं, अपनी याचिका दाखिल कर सकते हैं। और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों 5 प्रकार के रिट को जारी करेगा जो मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए होगा। आइए इसको बारी बारी से हम देखते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यह पूछा जाता है मिलाने के लिए। देखिए, मूल अधिकार या भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी में मैक्सिमम प्रश्न आते हैं अनुच्छेदों का मिलान करने के लिए कि अनुच्छेद 54 में क्या है, अनुच्छेद 16 में क्या है, अनुच्छेद 14 में क्या है, 29(1) में क्या है। जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं धीरे धीरे हम पढ़ते चलेंगे उन अनुच्छेदों को और याद करेंगे कि उस अनुच्छेद में क्या दिया गया है। जैसे अनुच्छेद 32 दे दिया, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और उसका क्रम मिलाने को कहेगा। तो जब हमें अनुच्छेदों के किस अनुच्छेद में क्या दिया है यह याद रहेगा, तभी तो उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32। देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न या इसको संविधान की आत्मा और हृदय, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कौन कहा है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर, ये बार बार पूछा जाता है। 2 प्रश्न, एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में है। उसके बाद इसको संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 2 अनुच्छेदों में प्रावधान होगा। 2 तरह, हमारे यहाँ त्रिस्तरीय न्यायपालिका का गठन है। जिला स्तर पर जिला न्यायालय, उसके ऊपर राज्य स्तर पर राज्य न्यायालय जिसे उच्च न्यायालय कहते हैं, और सेंट्रल लेवल पर सर्वोच्च न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, उसका गठन किया गया है। त्रिस्तरीय संरचना है हमारे यहाँ न्यायपालिका की, और न्यायपालिका अलग है। देखिए, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करेगा? अनुच्छेद 32, तथा राज्यों के उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट, जिसे आलेख भी कहते हैं, प्रलेख भी कहते हैं, यह जारी किया जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत राज्यों के हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय रिट जारी करते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। अब रिट कैसे, क्यों जारी होता है? प्रत्येक नागरिकों को यह अधिकार है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर या किए जाने पर, प्रत्येक नागरिक से तात्पर्य व्यक्ति नहीं, नागरिक जो भारत में जन्म लिया हो, भारत का नागरिक हो, उसको, प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए होने पर या किए जाने पर, उल्लंघन अगर कोई करता है या होता है तो सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। यह नहीं कि वो जनपद न्यायालय जाएगा, नहीं, उसको यह अधिकार है कि वो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जाएगा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर। 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन होने पर भारत का नागरिक
सीधे कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय जा सकता है। अब न्यायालय 5 प्रकार के आदेश जारी करते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के आदेश जिसे रिट कहा जाता है, लेख कहा जाता है, प्रलेख कहा जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन कौन से हैं? 5 हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। न्यायालय 5 प्रकार के आदेश जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध जिसका एक और नाम है निदेश आदेश। अब 5 प्रकार के रिट में सब प्रकार की बातें की गई है। सब कौन सा रिट किस परिस्थिति में जारी किया जाता है, कौन जारी करता है और किसके विरुद्ध जारी किया जाता है, ये 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन जारी करते हैं 5 प्रकार के रिट? अनुच्छेद 32 के तहत हमारा सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत हमारा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करेगा। क्यों रिट जारी किया जाएगा? अगर किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है या किया जाता है तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएगा और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यह 5 प्रकार के रिट जारी करेंगे। 5 प्रकार के कौन कौन से रिट है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण है और प्रतिषेध है। प्रतिषेध को निदेश आदेश भी कहते हैं। अब आइए 5 के बारे में जानते हैं। पहला हमारा है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे अंग्रेजी में हैबियस कार्पस कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे अंग्रेजी में हैबियस कार्पस कहते हैं। इस रिट के द्वारा, इस आलेख के द्वारा, इस निर्देश के द्वारा, इस आदेश के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक है तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश देता है। पहली बात कि बंदी प्रत्यक्षीकरण किसका? जिसको बंदी किया गया है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, तो गिरफ्तार व्यक्ति का यह अधिकार है, गिरफ्तार व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसको पुलिस न्यायालय के समक्ष पेश करे। अगर गिरफ्तारी का तरीका गैर कानूनी है या असंवैधानिक है या कोई गलत तरीका है तो न्यायालय उस व्यक्ति को छोड़ने का भी आदेश देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यह एक लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, ये भी पूछा जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ही होता है, शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करना। किसी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है, जो लैटिन भाषा का शब्द है। न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे देगा। यह लैटिन शब्द है, सशरीर उपस्थित होना इसका अर्थ होता है। अब देखिए, चूँकि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, संसदीय संप्रभुता वाली शासन प्रणाली नहीं है, इसलिए कुछ नियम या लोग ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून लागू नहीं हो सकता है या बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश न्यायालय द्वारा नहीं जारी किया जा सकता है। वो क्या है? ऐसे मामले जिनके विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यदि न्यायपालिका ने किसी व्यक्ति को आपराधिक मामले में सजा दी है, यदि न्यायपालिका, कोई भी न्यायपालिका अगर किसी व्यक्ति को आपराधिक मामलों में सजा दी है तो वह व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत वह मामला नहीं निस्तारित होगा, वो मामला नहीं देखा जाएगा। दूसरा, न्यायालय की अवमानना या संसदीय विशेषाधिकार के अवमानना का व्यक्ति दोषी है। अगर न्यायालय की अवमानना किया है या संसदीय विशेषाधिकार की अवमानना का व्यक्ति दोषी है तो वो भी न्यायालय में नहीं जा सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का प्रयोग नहीं कर सकता है। तीसरा, न्यायपालिका के द्वारा अपनी अधिकारिता के बाहर बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का न्यायालय हाई कोर्ट है प्रयागराज में, वह उत्तर प्रदेश बिहार के व्यक्ति के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला, बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट नहीं जारी कर सकता है, वह उसके अधिकार क्षेत्र का नहीं है। तो यही कह रहा है कि न्यायालय अपनी अधिकारिता के बाहर बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी नहीं किया जा सकता है, नहीं जारी कर सकता है। दूसरी बात क्या थी? न्यायालय की अवमानना या संसदीय विशेषाधिकार की अवमानना का व्यक्ति दोषी हो। 3 ऐसे कारण हैं, 3 जिनके विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। पहला,
न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में अगर किसी व्यक्ति को सज़ा दी गई हो। पहला, न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामले में अगर किसी व्यक्ति को सज़ा दी गई हो तो ऐसे मामले के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस की याचिका, रिट का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। देखिए, यदि न्यायपालिका ने आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति को सज़ा दी हो, दूसरा, न्यायालय की अवमानना किया हो या संसदीय विशेषाधिकार की अवमानना का व्यक्ति दोषी है। अमुक व्यक्ति अगर न्यायालय की अवमानना का दोषी है या संसदीय विशेषाधिकार की अवमानना का दोषी है तो वो भी उनके खिलाफ विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका का प्रयोग नहीं होगा। अब तीसरा है कि न्यायपालिका अपनी अधिकारिता के बाहर बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट नहीं जारी कर सकती है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए कौन जाता है, तो व्यक्ति जाता है। किसके खिलाफ जारी होता है, तो यह न्यायपालिका उस व्यक्ति के खिलाफ जारी करती है जो इसका दोषी हो। अगला, दूसरा है परमादेश। परमादेश मैंडमस। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा होता है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। परमादेश मैंडमस, यह क्या है? यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो यह अधिकार किसके खिलाफ जारी होता है? यह रिट किसके खिलाफ है? तो सार्वजनिक पदाधिकारी के खिलाफ। यह आदेश उच्चतर न्यायालयों द्वारा निम्नतम न्यायालयों को भी दिया जा सकता है। एक तो सार्वजनिक पद पर जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ, और दूसरा उच्चतर न्यायालय जैसे जो हाई कोर्ट होगा वो जिला न्यायालयों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट होगा वो हाई कोर्ट को भी आदेश निर्देश दे सकता है। उच्च न्यायालय परमादेश का प्रयोग मूल अधिकारों की रक्षा के अलावा अन्य मामलों के लिए भी कर सकता है। तीसरी बात, जो उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय केवल रिट जारी करता है मूल अधिकारों के प्रति, लेकिन जो हमारा उच्च न्यायालय है वो परमादेश की रिट मूल अधिकारों के उल्लंघन के अलावा अन्य मामलों में भी जारी कर सकती है। यही बात होता है कि पूछा जाता है कि जो हमारा रिट जारी करने की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्ति है उसमें ज़्यादा शक्ति किसके पास है? तो हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। देखिए आपके सामने 3 मामले। यह आदेश उच्चतर न्यायालयों द्वारा निम्नतर न्यायालयों को भी दिया जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी दिया जा सकता है। उच्च न्यायालय परमादेश का प्रयोग मूल अधिकारों की रक्षा के अलावा अन्य मामलों के लिए भी कर सकता है। प्रश्न ये पूछता है कि क्या परमादेश का प्रयोग उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अलावा अन्य मामलों के लिए भी कर सकता है? तो जी हाँ, कर सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल को यह रिट जारी नहीं किया जा सकता है। परमादेश रिट राष्ट्रपति और राज्यपाल को नहीं जारी किया जा सकता है। यह भी लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है आज्ञा देना। ये हम मूल अधिकार में अनुच्छेद 32 के बारे में बात कर रहे थे। 32 अनुच्छेद हमारा ये है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। उसमें हम 2 तरीके के अधिकारों की बात किए थे जो रिट जारी किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। यह रिट कब जारी किए जाते हैं? जब नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होता है या हनन किया जाता है या उसको रोका जाता है या उसको प्रतिबंधित किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में बात किए, परमादेश के बारे में बात किए। अब अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये तीनों प्रकार की बात करेंगे। उसके बाद कुछ अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अधिकार परीक्षा, को वारंटो, जब न्यायालय को लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति पद पर नियुक्त हो गया है जो उसके लायक नहीं है। जब न्यायालय को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति पद पर नियुक्त हो गया है जो उसकी योग्यता नहीं रखता है, उस योग्यता के विपरीत जाकर जैसे तैसे संवैधानिक या नियमों का उल्लंघन करते हुए वह व्यक्ति पद पर चयनित हो गया है, नियुक्त हो गया है, जिस पर उसका कोई हक ही नहीं है, कोई अधिकार ही नहीं है, तब कोर्ट अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उस पद पर कार्य कर रहे व्यक्ति को कार्य करने से रोक देता है।
अधिकार परीक्षा को वारंटो जब न्यायालय को लगता है कि व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई हक नहीं है, तब कोर्ट अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। पद कैसा होना चाहिए? सार्वजनिक होना चाहिए तथा वह पद किसी कानून या संविधान द्वारा सृजित हो ऐसे व्यक्ति को पद पर नियुक्त होने में विधि का उल्लंघन हुआ हो। पद कैसा होना चाहिए? सार्वजनिक होना चाहिए, विधिक होना चाहिए। तो ऐसे पद पर देखिए को वारंटो अधिकार परीक्षा तीसरे प्रकार का रिट है। जब न्यायालय को लगता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है, नियुक्त मतलब अपॉइंट, नियुक्ति की बात हो रही है, मनोनयन की बात नहीं हो रही है, न चयन की बात हो रही है, नियुक्ति की बात, अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। हो गया है जिस पर उसका कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, तब कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। पद कैसा होना चाहिए? पद सार्वजनिक हो तथा वह पद किसी कानून या संविधान द्वारा सृजित हो, ऐसे व्यक्ति को पद पर नियुक्त होने में विधि का उल्लंघन हुआ हो। ऐसा पद जो सरकारी हो, सार्वजनिक हो, सार्वजनिक मतलब सरकारी गवर्नमेंट पद हो, या संविधान द्वारा निर्मित या कानून द्वारा निर्मित किया गया पद हो, ऐसे व्यक्ति को पद पर नियुक्त होने में अगर विधि का उल्लंघन हुआ है तो सरकार उसको न्यायालय अधिकार परीक्षा के द्वारा उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। अब हमारा चौथे प्रकार का जो रिट है उत्प्रेषण रिट। इसके बारे में उत्प्रेषण रिट क्या है? उत्प्रेषण जो हमारा रिट है, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर सकता है। यह रिट तब जारी की जाती है जब संबंधित मामले में न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया हो। जो उत्प्रेषण रिट होती है वह न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया है, उस निर्णय दिए जाने के बाद यह रिट दाखिल होती है, जारी की जाती है। ये इस रिट में क्या होता है, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना किसी अधिकार के, उसके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, इसके अलावा कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर, जो मतलब कोई अधिकारी ए है वह कुछ कार्यों को, मामलों को देख रहा है लेकिन वह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो न्यायालय जो उसके बाद विचाराधीन जो मामले हैं उसको लेकर दूसरी अदालत को, संबंधित अदालत या अधिकारी को दे देता है या हस्तांतरित कर देता है। इसे ही उत्प्रेषण रिट कहा जाता है। यह रिट कब होता है? जब कोई मामला, किसी मामले में न्यायालय द्वारा निर्णय दे दिया गया हो। अब क्या है, यह रिट निर्णय देने के बाद जारी की जाती है। यही एक रिट है उत्प्रेषण रिट। पांचों रिटों में बंदी प्रत्यक्षीकरण हो, चाहे परमादेश हो, उत्प्रेषण हो, अधिकार परीक्षा हो या प्रतिषेध हो, इसमें ये उत्प्रेषण रिट ही एक ऐसी रिट है कि जो निर्णय के बाद जारी की जाती है। न्यायालय द्वारा अगर किसी मामले पर निर्णय दे दिया गया है तो उसके बाद इस रिट को जारी किया जाता है। उस रिट का नाम है उत्प्रेषण रिट। देखिए, जब कोई निचली अदालत हो या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के, उसके पास कोई अधिकार नहीं है, कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर सकता है। यह रिट तब जारी की जाती है जब संबंधित मामले में न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया हो। अतः यह रिट निर्णय देने के बाद जारी की जाती है। यह भी लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है मंगा लेना। लैटिन शब्द, शाब्दिक अर्थ मंगा लेना। मंगा लेना मतलब मानिए कि ए के पास उनका अधिकार ही नहीं है, इनके पास जो विचाराधीन मामले हैं वो उत्प्रेषण रिट के द्वारा सरकार किसी और को हस्तांतरित कर सकती है, इनसे मांग के यहाँ पे दे सकती है। इसी को मंगा लेना कहा जाता है। उत्प्रेषण रिट है और लैटिन शब्द है मंगा लेना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। उत्प्रेषण रिट निर्णय के बाद जारी किया गया रिट होता है।
अब हमारा जो अंतिम है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का ही शब्द है ये भी, जिसका अर्थ है किसी कार्य को प्रतिपादन को प्रतिबंधित करना। किसी कार्य के प्रतिपादन को प्रतिबंधित करना। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, एचसी मतलब हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए यह रिट जारी करती है। प्रतिषेध रिट कब जारी किया जाता है? जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर होकर किसी मामले की सुनवाई करती है, किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, तो ऊपरी अदालत उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध रिट जारी करती है। प्रतिषेध रिट का प्रयोग न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जाता है। प्रतिषेध रिट का प्रयोग सामान्यतः न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध किया जाता है। जो न्यायिक निकाय हैं और अर्ध न्यायिक निकाय हैं, इनके विरुद्ध किया जाता है। व्यक्तियों के विरुद्ध इस रिट का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रतिषेध जो है, पूछा जाएगा कि जो प्रतिषेध रिट का प्रयोग क्या व्यक्तियों के विरुद्ध किया जाता है? जी नहीं, प्रतिषेध रिट का प्रयोग व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं किया जाता है, यह न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरोध में किया जाता है। प्रतिषेध रिट से आप क्या समझते हैं? प्रतिषेध रिट लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कि किसी कार्य के प्रतिपादन को प्रतिबंधित कर देना, रोक देना। यह रिट कब जारी किया जाता है? जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर होकर मामले या किसी मुकदमे की सुनवाई कर रही होती है तो ऊपरी अदालत से यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की बात की जाती है, वह ऐसी कार्रवाई करने से उसको रोक देता है। और रोकने के लिए जो आदेश जारी किया जाता है, रिट जारी किया जाता है, जिसे प्रलेख कहा जाता है, उसे प्रतिषेध रिट कहा जाता है। यह रिट न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के खिलाफ जारी की जाती है। व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिषेध रिट को, प्रोहिबिशन जो रिट है, उसको जारी नहीं किया जाता है। अब अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 26 की बात करेंगे। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। यह, अब देखिए, क्षेत्राधिकार की बात बता रहे थे आपको, मूल अधिकारों के हनन के संदर्भ में ही जारी कर सकते हैं। पूरे भारतीय क्षेत्र के लिए ये जारी करते हैं। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। केवल मूल अधिकारों के हनन के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट को जारी कर सकता है और अपने भारतीय क्षेत्र के लिए ही जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 की बात की गई है तो हाई कोर्ट द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकार तथा ऐसे मुद्दों पर भी जो मूल अधिकार का भाग नहीं है, मतलब मूल अधिकारों के अलावा भी यह कुछ ऐसे अधिकार हैं, जैसे हमने परमादेश का बात किया, परमादेश रिट, ये मूल अधिकारों के अलावा भी जारी किया जा सकता है। वो हाई कोर्ट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। तो पूछेगा कि जो हमारा रिट जारी करने की हमारी जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा है या हाई कोर्ट के पास ज़्यादा है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट से कम शक्ति है रिट जारी करने के मामलों में। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के हनन के संदर्भ में जारी करता है और जो हमारा हाई कोर्ट है मूल अधिकारों तथा ऐसे मुद्दे पर भी रिट जारी कर सकता है जो मूल अधिकारों का भाग नहीं है। उसके बाद जो हाई कोर्ट जारी करेगा वो अपने ही क्षेत्राधिकार की भौगोलिक सीमा तक जारी करेगा। हमने 5 प्रकार के रिट के बारे में पढ़ा। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। यह रिट कब जारी किया जाता है? जब नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है या हनन किया जाता है, तब यह रिट जारी किया जाता है। नागरिक अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए, अपने अधिकारों को पाने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। न्यायालय इस 5 प्रकार के रिटों के द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों को बचाता है, उनकी रक्षा करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में हमने देखा कि न्यायालय यह आदेश देता है कि व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष सशरीर उपस्थित किया जाए। अगर बंदी करने का, गिरफ्तारी का तरीका अवैधानिक है, न्यायपूर्ण नहीं है, गलत तरीके से किया गया है, तो न्यायालय गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को छोड़ने का आदेश भी दे सकता है। उसके बाद हमने परमादेश के बारे में बात की। उसके बाद अधिकार परीक्षा के बारे में, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, इन सब 5 प्रकार के रिट प्रलेख के बारे में हमने बात की।
आप लोगों को यह कक्षा कैसी लग रही है, आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिएगा। अगर आपको हमारी प्रत्येक कक्षा ख़त्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद अगर इसका PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7081788388 पर अपना नाम, अपना डिटेल भेजकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को अब और मित्रों तक जोड़ें, यही आपसे निवेदन है। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।